मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट हमने आपकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 8 को हमने देखा था। अब क्वेश्चन नंबर 9 हम देखेंगे। सभी बच्चे ध्यान से देखिए। निम्नलिखित चित्र के लिए ए बी सी डी ई तथा एफ की अवस्था परिवर्तन को नामांकित करें। निम्नलिखित चित्र के लिए ए बी सी डी ई तथा एफ की अवस्था परिवर्तन को नामांकित करें। तो देखिए, आपको ये अभी दिए गए हैं ए बी सी डी ई और एफ। इनको नामांकित करना है कि यहाँ पर आपको बताया कि ठोस से द्रव, तो ए पॉइंट बताना है कि ठोस से जब द्रव में परिवर्तित होता है कोई पदार्थ तो वह क्या कहलाता है। ठीक, फिर ऐसे ही आपको दिया गया है कि द्रव से गैस में परिवर्तित होता है तो बी, तो जब द्रव से गैस में परिवर्तन होता है तो बी क्या है। ठीक, जब द्रव ठोस में परिवर्तित होता है तो डी क्या है, और जब गैस द्रव में परिवर्तित होता है तो सी क्या है। ठोस सीधे गैस में परिवर्तित होता है, द्रव में परिवर्तित नहीं होगा, सीधे ठोस किस में बदल जाता है, गैस में, तो ई क्या होगा। जब कोई गैस सीधे एफ में परिवर्तित मतलब ठोस में परिवर्तित हो जाती है तो एफ क्या होगा। तो ये आपको यहाँ पर परिवर्तन बताना है। तो परिवर्तन मैं आपको बता रहा हूँ, सभी बच्चे ध्यान से समझिएगा। देखिए, ठोस है, द्रव में बदल रहा है। ठोस को जब गलाया जाएगा तो द्रव में बदलेगा। तो ठोस, ये ए जो है वो क्या है, गलन। ठोस का जब गलन किया जाएगा तब वह द्रव में बदलेगा। तो इसका आंसर हम इस तरीके से लिखेंगे, सभी बच्चे ध्यान से देखिएगा। ए गलन। ठीक, अब आपको बी बताना है। क्या बताना है, बी। तो बी सभी बच्चे ध्यान दीजिए। जब कोई द्रव गैस में परिवर्तित होता है, जब कोई द्रव गैस में परिवर्तित होगा तो वाष्पीकरण होता है। तो बी क्या है आपका, वाष्पीकरण है। क्या होता है, बी आपका वाष्पीकरण। बी क्या है आपका, वाष्पीकरण। ठीक, ये आंसर आपको लिखना है इसका। ठीक है, इसके बाद आपका सी देखते हैं। सी क्या है, जब कोई गैस द्रव में परिवर्तित होता है, जब कोई गैस द्रव में परिवर्तित होगा तो वह संघनन कहलाता है। क्या कहलाता है, गैस द्रव में परिवर्तित होगा। देखिए, ये गैस है, नीचे वाला एरो आपको दिख रहा है, द्रव में परिवर्तित हो रहा है। और सी पूछा है, जब कोई गैस द्रव में परिवर्तित होता है तो वह आपका संघनन कहलाता है। क्या कहलाता है, संघनन। तो सी आपका क्या है, संघनन। इसके बाद आपको बताना है डी। तो डी देखते हैं। द्रव ठोस में परिवर्तित होता है, द्रव ठोस में परिवर्तित होता है तो आपको डी बताना है। तो डी आपका होता है जमना। क्या होता है, जब कोई द्रव ठोस में परिवर्तित होता है तो जम जाता है। तो जमना यानी कि हिमांक। डी क्या है आपका, जमना यानी कि हिमांक। जब कोई द्रव ठोस में परिवर्तित होगा तो वह हिमांक कहलाता है। क्या कहलाता है, हिमांक। इसके बाद आपका ई पॉइंट हम देखेंगे। डी हो चुके हैं आपके, ई देखेंगे। ठोस जब डायरेक्ट गैस में परिवर्तित होता है बिना द्रव में बदले तो वह कहलाता है आपका ऊर्ध्वपातन। क्या कहलाता है, ऊर्ध्वपातन। सब्लिमेशन कहते हैं इंग्लिश में। यहां पर आपका ई क्या है, ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन। एफ देखेंगे। एफ क्या है, एफ भी देख लीजिए आप। गैस सीधे ठोस में परिवर्तित होती है, गैस सीधे किस में परिवर्तित होती है, ठोस में। तो ये एफ बताना है। तो यह क्रिया भी ऊर्ध्वपातन कहलाती है। ठोस से सीधे गैस में परिवर्तित, गैस से सीधे ठोस में परिवर्तित, तो वह अभिक्रियाएं आपकी क्या कहलाती हैं, ऊर्ध्वपातन। वह परिवर्तन क्या कहलाता है, ऊर्ध्वपातन।
तो क्वेश्चन नंबर 9 आपका कंप्लीट हुआ है। यहाँ पर सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा, तो इन पॉइंटों को आप आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं आएगा। ये आंसर नंबर आपका 9 है। ठीक है, आराम से आपको बताए गए हैं सारे पॉइंटों के आंसर, तो आप आराम से लिख सकते हैं ABCDEF और सबको आप देख सकते हैं। ठीक, ए गलन है, बी वाष्पीकरण है, सी संघनन है, डी जमना यानी कि हिमांक है, ई आपका ऊर्ध्वपातन और एफ भी आपका ऊर्ध्वपातन है। इसके बाद आपके जो क्वेश्चन है वो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। कौन से प्रश्न है आपके? दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। इन दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को हम बाद में देखेंगे। ठीक, इन दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को हम सबसे लास्ट में करेंगे। आपके अब देखते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न के अंदर आपका जो पहला क्वेश्चन है कि द्रव्यमान तथा भार को, किसको? द्रव्यमान तथा भार को स्पष्ट कीजिए। द्रव्यमान क्या है तथा भार क्या है, इसको स्पष्ट कीजिए, द्रव्यमान तथा भार को। ठीक है, द्रव्यमान क्या होता है और भार क्या होता है, तो हमको इसको समझाना है आपको। इनको दोनों में अंतर स्पष्ट करना है कि द्रव्यमान तथा भार। आप द्रव्यमान को भार नहीं बोल सकते हैं। ठीक, द्रव्यमान को भार नहीं बोल सकते हैं। ठीक, द्रव्यमान को आप भार नहीं बोल सकते हैं। द्रव्यमान और भार दोनों चीजें अलग अलग हैं। ठीक, द्रव्यमान की बात करेंगे तो द्रव्यमान क्या है, द्रव्यमान क्या है और भार क्या है, भार क्या है, द्रव्यमान क्या है, तो हम इसकी बात कर लेते हैं। चलिए जैसे समझ लेते हैं। यहाँ पर बेटा आपको समझाया जा रहा है तो बड़े ध्यान से समझिएगा। हमको द्रव्यमान और भार में बताना है। तो द्रव्यमान पहला हमारा ए पॉइंट मान के चलिए द्रव्यमान है और दूसरा हमारा है भार। ठीक, द्रव्यमान और भार। तो सभी बच्चे ध्यान से समझिएगा। जैसे कोई बॉक्स है, जैसे कोई बॉक्स है, तो आपका जैसे कोई बॉक्स मान के चलो, ये बॉक्स है और इसके अंदर कोई पदार्थ भरा है, इसके अंदर कोई पदार्थ भरा है। ठीक, अब इसके अंदर जो पदार्थ भरा है, इसकी जो पदार्थ है, पदार्थ की वास्तविक मात्रा को द्रव्यमान कहते हैं। क्या कहते हैं? द्रव्यमान कहते हैं। मान के चलिए ये एक बॉक्स है, इसके अंदर पदार्थ, ठीक, पदार्थ की मात्रा 250 ग्राम है। कितनी है? 250 ग्राम है। ठीक, तो ये आपका क्या कहलाएगी? 250 ग्राम जो मात्रा है वह कहलाएगी पदार्थ का द्रव्यमान। पदार्थ की वास्तविक मात्रा को द्रव्यमान कहते हैं। किसी भी वस्तु में पदार्थ की मात्रा को द्रव्यमान कहते हैं। कोई एक वस्तु है, ये एक वस्तु, एक बॉक्स है, इसके अंदर पदार्थ भरा हुआ है और किसी भी वस्तु में पदार्थ की मात्रा को द्रव्यमान कहते हैं। पदार्थ की मात्रा को द्रव्यमान कहते हैं। ठीक, आप इसकी परिभाषा लिख सकते हैं। मैं परिभाषा यहां लिख रहा हूं, सभी बच्चे ध्यान से समझिएगा। द्रव्यमान की परिभाषा, द्रव्यमान क्या होती है? परिभाषा किसी भी वस्तु में पदार्थ की वास्तविक मात्रा को किसी भी
वस्तु में पदार्थ की वास्तविक मात्रा को किसी भी वस्तु में पदार्थ की वास्तविक मात्रा को उस वस्तु का द्रव्यमान कहते हैं। भार की परिभाषा देख लीजिए आप। भार की परिभाषा क्या होती है? भार की परिभाषा होती है बेटा, या भार हम इसको वजन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वजन। ठीक, भार या वजन। तो किसी वस्तु के द्रव्यमान और किसी वस्तु के द्रव्यमान और गुरुत्वाकर्षण के गुणनफल को भार कहते हैं। क्या कहते हैं? भार कहते हैं। मतलब आप समझिए, कोई वस्तु थी और उसका वास्तविक द्रव्यमान जो था, तो अगर हम भार को W से डिनोट करते हैं तो द्रव्यमान को M से और गुरुत्वाकर्षण का गुणा। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है, गुरुत्वाकर्षण के गुणनफल को क्या कहते हैं? भार कहते हैं। द्रव्यमान और गुरुत्वाकर्षण, द्रव्यमान क्या है? M, और गुरुत्वाकर्षण बल आपका क्या है? G का मान निश्चित होता है 9.8 होता है। कितना होता है? 9.8 होता है। अब भार की परिभाषा आपको समझ में आई क्या? द्रव्यमान इंटू गुरुत्वाकर्षण बल को क्या कहते हैं? भार कहते हैं। क्या कहते हैं? भार कहते हैं। तो आप सभी को समझ में आ गया होगा। आराम से आप परिभाषाएं इनको लिख सकते हैं, दोनों को। यहां पर यही स्पष्ट हमको करना था। सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है ना? चलिए आगे देखते हैं। इन क्वेश्चनों के आंसर आप लिख लेना। मैंने बड़ी आराम से आपको बोल के कराए गए हैं दोनों आंसर, तो आप आराम से लिख सकते हैं। ठीक, इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर जो आता है अगला, ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं? तो पेज नंबर आपको 11 पर ऊर्ध्वपातन हेडिंग दी है। अगर आपकी किताब में आगे पीछे भी हो तो आप ऊर्ध्वपातन हेडिंग देखिएगा। पेज नंबर 11 पर आपको हेडिंग दी है। अगर आपको हेडिंग नहीं मिलती है तो सभी बच्चे अपनी किताब में हेडिंग देखिएगा, ये वाली ऊर्ध्वपातन। तो ये लघु का यहाँ से लेकर आपको निशान लगाया गया है। सभी बच्चे टिक लगा लीजिएगा अपनी किताब में वीडियो देखकर। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। लॉन्ग मतलब लघु का सेकंड क्वेश्चन का आंसर यहाँ से लेकर यहाँ तक है। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक, आराम से करिएगा, हेडिंग देख लीजिएगा, ऊर्ध्वपातन सब्लिमेशन। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, इसका एक उदाहरण भी देना था। इसका एक क्या देना था बेटा? उदाहरण भी देना है। तो पेज नंबर देखिए, उदाहरण इसका देना है ऊर्ध्वपातन का। तो यहां पर इसके अंदर उदाहरण दे दिया गया है। इसी के अंदर नौसादर, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड, आयोडीन तथा कपूर तेजी से गर्म करने पर बिना द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए सीधे वाष्प अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक, ऊर्ध्वपातन कहलाता है, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है आपका वाष्पीकरण। क्या है? वाष्पीकरण व संघनन को स्पष्ट कीजिए। वाष्पीकरण, तो वाष्पीकरण पेज नंबर आपको 13 पर मिलेगा। वाष्पीकरण आपको कहाँ मिलेगा? पेज नंबर 13 पर मिलेगा। हेडिंग देख लीजिएगा। जिन बच्चों को नहीं किताब में अगर कोई पेज चेंज है तो आप सिर्फ हेडिंग देख के आंसर लगाइएगा। वाष्पीकरण, देखिए, वाष्पीकरण जब किसी द्रव को वायु में खुला रख दिया जाता है तो वह धीरे धीरे गैस अवस्था में परिवर्तित होकर वायुमंडल में विलीन होने लगता है, यानी कि मिल जाता है। ठीक, जिसे वाष्पीकरण कहते हैं। उदाहरण दिया हुआ है, जब थोड़े से जल को एक प्लेट में रखकर वायु में रख दिया जाता है तो वह कुछ समय के बाद समाप्त हो जाता है। ठीक, तो यही आपका क्या है? वाष्पीकरण है। संघनन की बात करेगा, ये आपको वाष्पीकरण की परिभाषा हो गई लघु का 3rd। और संघनन की जब आपसे बात करेगा तो संघनन मैं आपको बोल रहा हूं, सभी बच्चे ध्यान से लिख लीजिएगा। संघनन आपको बताना है। इसके अंदर संघनन आपको ये दिया गया है पॉइंट। संघनन क्या होता है? तो मैंने अभी आपको बताया था,
संघनन क्या था कि किसी गैस का द्रव में परिवर्तन संघनन कहलाता है। किसी गैस का, यहां लिख देते हैं, किसी गैस का द्रव में परिवर्तन संघनन कहलाता है। क्या कहलाता है? संघनन कहलाता है। ठीक है बेटा, संघनन कहलाता है। तो आप यहां से लिख लीजिएगा बेटा, सभी को मैंने बता दिया है। अब हम बात करते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की। ठीक है, द्रव्य के अंतराणुक आकर्षण बल पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? तो ताप बढ़ाने पर अंतराणुक आकर्षण बल कम हो जाता है। कैसा हो जाता है? अंतराणुक बल कम हो जाता है। जैसे ताप बढ़ाएंगे, जैसे मान के चलिए द्रव है, ताप बढ़ाया तो गैस बना, और गैस बनने पर क्या होता है? अणु दूर दूर हो जाते हैं, तो आकर्षण कैसा हो जाता है? कम कम हो जाता है। ठीक है, इसके बाद है पदार्थ का तापमान कम करने पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो तापमान कम करेंगे तो अणु क्या आ जाएंगे? पास पास आ जाएंगे। कैसे आ जाएंगे? पास पास। ठीक है, इसका सेकंड आंसर आपको यहां मिलेगा। सभी बच्चे ध्यान से लिख लीजिएगा। पदार्थ निरंतर गतिशील होता है। पदार्थ जो है निरंतर गतिशील होता है। इनमें गतिज ऊर्जा होती है। क्या होती है? गतिज ऊर्जा होती है। तापमान कम करने पर गतिज ऊर्जा में कमी आती है। तापमान कम करने पर क्या आती है? तापमान कम करने पर गतिज ऊर्जा में कमी आती है, और पदार्थ के अणु परस्पर कैसे हो जाते हैं? पास पास आ जाते हैं। कैसे आ जाते हैं? पास पास आ जाते हैं। मैंने बताया आपको, जब तापमान कम करेंगे तो वह गैस से द्रव में बदलेगा, द्रव से ठोस में बदलेगा, तो ठोस के अणु कैसे होते हैं? पास पास होते हैं। इसीलिए वो तापमान कम करने पर कैसा होता है? अणु पास पास आ जाते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, सभी बच्चे ध्यान से। विसरण क्या है? क्या है? विसरण क्या है? तो विसरण क्या होता है तो समझ लीजिए आप, यहां पे मैंने लिख दिया है क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। किसी पदार्थ के अणुओं को अपनी अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से, किसी पदार्थ के अणुओं को अपनी अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से अपनी कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर गति करना विसरण कहलाता है। मतलब अधिक सांद्रता से कहां पर? कम सांद्रता वाले क्षेत्र में। कोई अधिक सांद्रता है जहां पर कोई चीज गाढ़ी है, मतलब गाढ़ा समझते हैं, गाढ़ापन, जैसे चाशनी और आपका शरबत। तो चाशनी गाढ़ी है या शरबत? तो शरबत गाढ़ा है, तो शरबत का मतलब है किसी पदार्थ के अणु। अब कोई पदार्थ के अणु हैं, वो चाशनी से शरबत की तरफ जाते हैं, क्षेत्र की ओर गति करना क्या कहलाता है? विसरण कहलाता है। शरबत से, चाशनी से शरबत की ओर गति करना अणुओं का क्या कहलाएगा? विसरण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? विसरण कहलाएगा। इसके बाद आपका क्वेश्चन है बेटा, यहां से सभी लिख लीजिएगा ध्यान से, बहुत अच्छी तरीके से आपको बताया गया है। सभी बच्चे दोनों क्वेश्चनों का, दूसरा क्वेश्चन और तीसरे क्वेश्चन का, दोनों का आंसर आराम से यहां से लिखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या फिर कैसे भी आपको यहां से लिखना है। ठीक है, इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 4 है कि दो ऐसे द्रव्यों के नाम लिखिए जो ठोस, द्रव तथा गैस तीनों अवस्थाओं में आता है। तो पहले तो फिलहाल आप पानी लिखिएगा, आगे की वीडियो में हम देखेंगे इसका सेकंड कुछ मिलेगा, तो सेकंड अभी फिलहाल दिया नहीं गया है। इसके बाद 5th क्वेश्चन है, किस अवस्था में द्रव्य का आयतन निश्चित होता है? तो याद रखिएगा, द्रव अवस्था में, ठीक है, आकार नहीं, मतलब आयतन निश्चित होता है, आकार नहीं। तो द्रव अवस्था में इसका आयतन निश्चित होता है, आकार नहीं। 6th क्वेश्चन का आंसर है, द्रव्य की किस अवस्था में अणु पूर्ण स्वतंत्र होते हैं? तो गैसीय अवस्था में पूर्ण स्वतंत्र होते हैं। 8th क्वेश्चन है, नौसादर गर्म किए जाने पर बिना द्रव में बदले गैस में बदल जाता है। नौसादर गर्म किए जाने पर बिना द्रव में बदले सीधे किसमें? गैस में बदल जाता है। नौसादर ठोस है और बिना द्रव में बदले किसमें बदल जाता है? गैस में। तो इसको मालूम है, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन। तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। वाष्पीकरण की दर किन कारणों से बढ़ती है? तो पेज नंबर 13 पर आपको दिए गए हैं, तो सभी बच्चे ध्यान से देखिएगा। वाष्पीकरण की दर किन कारणों से बढ़ती है? तो 3 कारणों के नाम लिखने हैं बस। ठीक, यहां पर दिया है अति लघु का 9। क्या है? पहला पॉइंट, द्रव का ताप बढ़ाने पर, द्रव का सतही क्षेत्रफल अधिक करने पर, वायु का प्रवाह तेज करने पर। ठीक, सभी बच्चे यहां से इसका आंसर नंबर 9 का आंसर लिखेंगे। ठीक है, समझ में आ गया होगा आप सभी को। तीनों को बस पॉइंटों को लिखना है उसके अंदर। ठीक, ये कारण थे वहां पर। इसके बाद आपका क्वेश्चन है, प्लाज्मा अवस्था
कण किस रूप में होता है? तो देखिएगा आयनित अवस्था रूप में होता है। कौन सी अवस्था रूप में होता है? आयनित अवस्था में होता है। प्लाज्मा अनेक रंग क्यों प्रकट करता है? गैसीय स्वभाव के कारण। किसके कारण? गैसीय स्वभाव के कारण। बीईसी किस प्रकार तैयार किया जाता है? बीईसी किस प्रकार तैयार किया जाता है? तो पेज नंबर आपको 15 पर मिलेगा। ये देखिए कैसे तैयार किया था। ये आंसर नंबर 12 है। सामान्य वायु के घनत्व के 1,00,000वें भाग जितने कम घनत्व वाली गैस को बहुत ही कम तापमान पर ठंडा करने से बीईसी तैयार होता है। बस आपको ये आंसर यहाँ पे करने हैं। आपके दीर्घ क्वेश्चन रह गए हैं तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको दीर्घ क्वेश्चन बता दिए जाएंगे। तो सभी बच्चे बस इनको करिएगा काम अच्छी तरीके से, कॉपी में आप करिएगा। कोई भी आंसर में अगर दिक्कत आती है तो सभी बच्चे पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं लाइव पढ़ाऊंगा तो आप सभी को समझ में आएगा। ठीक है, थैंक यू।